आइए, हमें इस समय जिस चीज को पढ़ना है इसका नाम है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। हम दो चैप्टर में एक साथ इन करेंगे। ये जो दो चैप्टर हमारे हैं, ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से फिर जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं, एक यूनिट जिसे मैं कह देता हूं। एक हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और एक हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक लाइन ये एक लाइन वो, ऑब्वियस सी बात है। इसको पढ़ने के बाद किस पे आएंगे हम? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ये दोनों एक्ट कैसे एक दूसरे से जुड़ा है ये जरा देखिए। हम किस पार्ट में भी है? हम पार्ट सी में हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कहा गया कि जब भी कोई भी सामान के बारे में आप सुनते हैं कि इस सामान का दाम काफी ज्यादा बढ़ गया या ये सामान काफी जो है वो महंगा मिलने लगा, आप जब भी ऐसा देखते हैं तो आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि अगले ही दिन न्यूज आता है कि बड़े सारे लोगों ने इन चीजों को जमा करके रख रखा है, जिसके कारण इसके दाम क्या हो गए? बढ़ गए। 1955 में ही एक्ट बनाया गया और कहा गया कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटी है, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो हमारे एसेंशियल कमोडिटी है, इन एसेंशियल कमोडिटी के प्राइस को हम जो है वो मेंटेन रखेंगे और एसेंशियल कमोडिटी लोगों तक सही मात्रा में पहुंचाएंगे। इस एक्ट को बनाने का बस दो ही पर्पस। एक पर्पस कि एसेंशियल कमोडिटी हम लोगों तक उतना पहुंचाएंगे जितने की उसे क्या है? जरूरत है। इसे इक्वल नहीं बल्कि क्या कहते हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और कहा किस प्राइस पे? तो फेयर प्राइस पे। मुझे एक चीज बताइए, जब टमाटर महंगा हो जाता है तो क्या बाजार में मिलता नहीं है? बिल्कुल मिलता है, लेकिन किस प्राइस पे? फेयर प्राइस पे मिलता है? नहीं। जिस समय प्याज महंगा हो जाता है तो क्या मिलता ही नहीं है मार्केट में? मिलता है। किस प्राइस पे? फेयर प्राइस पे नहीं मिलता है, यानी कि वो रीजनेबल प्राइस नहीं रहता है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहला काम एसेंशियल कमोडिटी का लिस्ट बनाओ और उन एसेंशियल कमोडिटी को जो है वो लोगों तक इक्विटेबल मैनर में पहुंचाओ। इक्विटेबल बोला या इक्वल बोला? अब दोनों में अंतर क्या है बताता हूं। कहा कि पहले एसेंशियल कमोडिटी का लिस्ट बना दिया गया और कहा इकलौता मिशन, जो भी हमारे एसेंशियल कमोडिटी उसे क्या करो? लोगों तक, उसे जो है वो लोगों तक आप जो है वो इक्विटेबल मैनर में पहुंचाओ। और किस प्राइस पे पहुंचाओ? फेयर प्राइस पे। और इसके लिए जितने नियम और जितने चीज बनाने थे सब उन्होंने यहां पे डाला कि गवर्नमेंट किस किस तरह का नोटिफिकेशन दे सकती है, गवर्नमेंट किस किस तरह का ऑर्डर दे सकती है कि भाई वहां पे ये सामान नहीं जाएगा, वहां पे ये सामान जाएगा, इसके दाम इतने होंगे, जो वेस्ट पड़ा हुआ जमीन है उस पर भी खेती की जाएगी, जो भी चीज हो। तो अब एसेंशियल कमोडिटी आपका वो चीज है जो आप ज्यादातर क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे चावल, दाल, पेट्रोलियम, दवाइयां, कपड़े, ये सब किस में आ गए? एसेंशियल कमोडिटी में। पूरा का पूरा हमें लिस्ट देखना रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर एसेंशियल कमोडिटी कोई जो है वो जमा करके रखा है तो कहा कि आप लाइसेंस दो, जितने का लाइसेंस देंगे उतना ही लोग एसेंशियल कमोडिटी रखेंगे। बेचने वाले, आप सुनते होंगे आजादपुर में कभी कभी रेड पड़ता है क्योंकि वहां पे टमाटर या ओनियन रख लिए जाते हैं। उनके पास 100 केजी का लाइसेंस या 500 केजी का लाइसेंस, और वो हजार हजार केजी, 5-5 हजार केजी रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? ताकि मार्केट में शॉर्ट कराते हैं। कहा गया कि ऐसे ही केस में वो वहां रेड डालते हैं। कह रहे क्या होगा अगर रेड डालेंगे तो उससे क्या प्राइस कम हो जाएगा? कह रहे नहीं, रेड डालेंगे उनसे अपने कब्जे में लेंगे और कब्जे में लेने से क्या प्राइस कम हो जाएगा? कहां पहुंचा देंगे? मार्केट में पहुंचा देंगे। जैसे इसे मार्केट में पहुंचना चाहिए था वैसे ही पहुंचाएंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्हीं चीजों के लिए इन्होंने सीज, कॉन्फिस्केशन जैसे रूल बनाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर किसी के सामान को सीज कर लिया और सीज करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कल को पता चला कि नहीं उस बंदे के पास सही में लाइसेंस था, कुछ गड़बड़ हो गया था, अब ऐसे केस में क्या करे? क्या उसे पैसे नहीं मिलने चाहिए? उसका सामान नहीं मिलना चाहिए? कहा गया कि सामान जरूर मिलना चाहिए अगर वो सामान क्या है? अवेलेबल है तो। लेकिन अगर सामान बचा हुआ ही नहीं है तो क्या करेंगे? टमाटर था, रेड मारा, टमाटर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, पैसे हैं रखे हुए, क्योंकि अगर वो टमाटर रखे रहते तो वो टमाटो से टमाटो केचप बन जाता 4 दिन में। का कोई बात नहीं है, उस केस में उन्हें पैसे देंगे, इंटरेस्ट भी हमें शायद देना पड़े। कहा और भी कुछ? कहा हाँ और भी बातें हैं। हम जो सुनते हैं चाय वगैरह, टी वगैरह, किनको एसेंशियल कमोडिटी में रखेंगे, किनको नहीं रखेंगे? क्या चाय एसेंशियल कमोडिटी में आएगा? अगर कोई सामान जैसे शुगर, ऑयल, चीनी वगैरह, इसका प्राइस हमें तय करना है क्योंकि हमें तो फेयर प्राइस पे देना है। तो भाई किस प्राइस को फेयर प्राइस कहेंगे? कल को गवर्नमेंट को इमरजेंसी केस में सामान को लोगों तक पहुंचाना रहे, कहीं बाढ़ आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है, उस केस में गवर्नमेंट परचेज कर रही है, तो इमरजेंसी केस में कौन सा प्राइस वो रख सकती है? किस प्राइस पे वो चीजों को खरीदेगी गवर्नमेंट जब चीजों को खरीदेगी?
कहा इन्हीं चीजों को जिक्र किया गया है किसमें? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। पढ़ा नहीं है कुछ हमने, बस मैंने बताया जो इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। ठीक इसी का एक्सटेंशन अगला चैप्टर हमारा है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। वो कहता है कि जिन सामानों को आप तक पहुंचना चाहिए, अगर आपने 1 केजी लिया तो कितना हो वो 1 केजी के बराबर हो, 1 लीटर लिया तो 1 लीटर के बराबर हो, 1 मीटर कपड़ा लिया तो 1 मीटर हो। कहीं छोटा दे दिया तो पॉसिबल? स्केल से ही तो मेजर करके देता है, स्केल ही गड़बड़ रहा तो आप कहिएगा कैसे गड़बड़ रहेगा? आपको पता है कि कितना 1 मीटर होता है? आप तो बस यही जानते हैं 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, लेकिन 100 सेंटीमीटर में डिस्टेंस कितना? अगर मान लीजिए कि बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दिया तो कैसे आपको पता चलेगा? 1 केजी, आप बटखारा देख के ही कहते हैं ना कि 1 केजी है। अगर वो बटखारे में 100,000 ग्राम होने चाहिए, अगर मान लीजिए उसमें लोहा ही थोड़ा कम डाल करके वो बटखारा बना लिया तो पॉसिबल? 1 लीटर ऐसे करके लीटर मेजर ही करते हैं ना, अगर मान लीजिए कि उसका डेंसिटी थोड़ा कम कर दिया तो, ऊंचाई थोड़ी सी कम कर दी, चौड़ाई थोड़ा कम कर दिया, तो उतना ही सामान अटेगा जितना पहले अटता था? नहीं। और आप तो मेजर भी नहीं कर पाएंगे। 50 लीटर कम अगर कर दिया तो, 25 लीटर कम कर दिया तो कैसे पता चलेगा? 1 लीटर का मान लीजिए कि ये जो है वो करने वाला ऐसे करके नहीं बना हुआ रहता है, ऐसे करके जो देते हैं। अब इसी में तो स्केल बना हुआ है, अब इसी का डिस्टेंस अगर थोड़ा कम कर दिया, यहां तक में ही जो है ये बना दिया, ये लीजिए। अब ऐसे में तो इसमें 25 जो है वो ml कम आएंगे, 50 ml कम आएंगे। इसके लिए हमने एक्ट बनाया, वो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। आप सामानों को खरीदते हैं, पैक्ड प्रोडक्ट को, क्या क्या उसमें लिखा हुआ होना चाहिए? तो देखिए कहीं ना कहीं ये सब हमारे यूज करने वाले चीजों से है। एक एसेंशियल कमोडिटी, और एक है कि जो भी सामान हम या तो खुले में खरीदते हैं या पैकेट में, वो कैसे हम तक सही मात्रा में पहुंचे। इसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। कोई भी 1 केजी का बटखारा नहीं बेच सकता है, कोई भी जो है 5 केजी का बटखारा नहीं बेच सकता है। कहा गया उसके लिए रूल बने हुए कि कौन बेचेगा, उसमें सील लगेगा, स्टाम्प लगेगा, वो सारे चीज। तो चलिए वो तो देखेंगे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। पहले देखना शुरू करते हैं कौन सा एक्ट? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा, हर चीज आपके नोट्स में दिया है, जो नहीं रहता वो तो मैं बोलता हूं लिखने के लिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि इस एक्ट का पर्पस क्या है वो देखिए। ऑब्जेक्टिव को ही क्या कहते हैं? पर्पस। टू कंट्रोल व्हाट? प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रोल करेंगे प्रोडक्शन यानी उत्पादन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का? एसेंशियल कमोडिटी का। किस लिए भाई? जनरल पब्लिक को, ताकि ये किस फॉर्म में मिले? ताकि इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और किस प्राइस पे? फेयर प्राइस पे। कहा ठीक है, जरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन समझते। फेयर प्राइस तो हमें समझ में आ रहा है कि ये नहीं कि सामान महंगा होता है तो मिलता नहीं है, लेकिन महंगे प्राइस पे मिलता है, हमें चाहिए रीजनेबल प्राइस पे। कहा कि सामान इक्विटेबल कमोडिटी, जो आपका कमोडिटीज है, जो एसेंशियल कमोडिटी है, उस एसेंशियल कमोडिटी का प्रोडक्शन भी जरूरी है। कहा गया कैसे भाई? कहा कि चावल दाल अगर एसेंशियल कमोडिटी है, ये अगर प्रोड्यूस ही नहीं होंगे प्रॉपर्ली, तो फिर आप इसको कैसे लोगों तक पहुंचा पाइएगा जितने की उनको क्या है, जरूरत है। कहा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कहा दोनों में अंतर? कहा है अंतर। अगर मान लीजिए कि यहां पे सबको जो है वो सब्जी दिए गए और 4-4 रोटी दे दिए गए। कितने रोटी? 4-4 रोटी दिए गए। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? इक्वल इसी को कहते हैं। सबको जो है वो 4-4 जो है वो सबको जो है एक पैरासीटामोल दे दिया गया, दवाई है, सबको एक दे दिया गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, हो सकता है कि मुझे ज्यादा भूख लगा हो, 4 रोटी मैंने खा ली, फिर भी मेरा पेट खाली, लेकिन दुबले पतले 2 खाएंगे, 2 को तो ओढ़ के भी सो जाएंगे, 2 में ही इनका पेट भर गया। अब देखिए, मैं भूखा और इन्हें फेंकना पड़ रहा है। नहीं फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि इनका कैपेसिटी कितने खाने का? 2 खाने का। तो मुझे बताइए, क्या यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सही रहा? पैरासीटामोल सब में एक बांटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फीवर है मुझे, मैंने एक खा लिया, आप लोगों को फीवर नहीं तो क्या फांकिएगा स्वीट डिश में? नहीं। लेकिन मुझे फीवर है, एक ही टैबलेट खाने से नहीं जाएगा, फिर 6 घंटे के बाद फीवर रिपीट हो जाएगा, मुझे 2-3 दिनों तक खाना पड़ेगा।
लीजिए, आप सबके पास है दवाई लेकिन काम का नहीं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक है, जबकि मुझे अभी जो है वो टोटल 9 पीस की रिक्वायरमेंट है। कहा क्या हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सही है? कहा गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज ज्यादा प्रॉपर, क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जिसको जितने की क्या है जरूरत है। चावल दाल ये हमारा एसेंशियल कमोडिटी है, बाकी तो बताऊंगा, लेकिन इतना तो हमें पता है ये एसेंशियल कमोडिटी है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी घर में, मेरे घर में मान लीजिए कि दे दिया गया कि 10 केजी चावल 1 महीने के लिए, और ऐसे ही जो है वो रामदीन को दे दिया गया 10 केजी चावल 1 महीने के लिए, या 1 दिन जो भी रहे। कह रहे कि अगर मुझे 1 महीने के लिए दिया गया और रामदीन को भी 1 महीने के लिए दिया गया, तो पता चला रामदीन के घर में रामदीन, राम दुलारी, चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया, पिंकी, बबली, टिंकू, पुन्नू आने वाला है। यानी उनके यहां 10 लोग, मेरे यहां जो है वो गिन करके जो 1, 2 और 2.5 भी नहीं है, पौवा के बराबर भी बिटिया है। तो कह रहे हैं कि जो है, और उनकी मम्मा भी मेरे बराबर नहीं खा सकती, दोनों मिल भी जाएंगी तो भी कम रहेंगी। इसका मतलब है कि यहां पे अगर जो है वो 1 मुट्ठी या एक छोटा सा कटोरा बनता है, तो पता चला कि वो शाम तक काम वाली आ रही है तो वो भी खा रही है। यहां पे रामदीन के घर में जो है वो 10 केजी चावल शायद 10 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि 1 दिन में 1 केजी 2 केजी बनेगा तब काम हो, क्योंकि 10 लोग हैं सुबह शाम खा रहे हैं। रामदीन भूखा और मेरे घर में उस चावल का कोई यूज नहीं, यानी एक्स्ट्रा। कह रहे हैं कि इसीलिए कहा गया कि क्या होना चाहिए इन चीजों का, इक्वल नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, और किस प्राइस पे। इसका मतलब है कि अगर आपको दवाई ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा मिले, जिन्हें नहीं चाहिए नहीं मिले, लेकिन अगर आपको मिले तो किस प्राइस पे मिले, फेयर प्राइस पे मिले। ये नहीं, मैंने तो बोला कि हर समय सामान मिलता है, आप कभी भी मुझे बोलिए कौन सा सामान नहीं मिलता है, बस अंतर यही होता है कि कैसे मिलता है, महंगा मिलता है। तो कह रहे कि यही 2 पर्पस, इक्विटेबल मिले और किस पे मिले, फेयर प्राइस पे। कहा ठीक है, मकसद तो समझ में आ गया। इसका मतलब पूरा एक्ट इसी के अलोंग जाएगा, किसके अलोंग, कि लोगों को हम एसेंशियल कमोडिटी किस प्राइस पे दें और किस तरह से दें, इक्विटेबल दें। कहा ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी का लिस्ट देखिए। एसेंशियल कमोडिटी के लिस्ट में हमने कहा ड्रग्स, कौन सा, ये वाला, जिसको जितनी लत उसको उतना ज्यादा देंगे। मेरा इतने में काम हो जाए तो मुझे थोड़ा सा दिया जाए, इनको इतने में होगा तो इनको 2 बार दिया जाए। कहा गया कि नहीं, यहां ड्रग्स का मतलब क्या है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि मेडिसिन। फर्टिलाइजर, जरा याद रखिएगा एक्ट कब आया है, उस समय के अकॉर्डिंग एसेंशियल कमोडिटी को भी आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा। फर्टिलाइजर, हमारा देश कृषि प्रधान देश, सामान उगेगा तभी ना जो है वो हम तक आप तक पहुंचेगा। कहा गया कि मान लीजिए कि रामदीन के जो है वो 10 एकड़ जमीन और हरिया के 1 एकड़ जमीन, तो दोनों को फर्टिलाइजर बराबर मिलना चाहिए। कहा एक का जो है वेस्ट जाएगा, फर्टिलाइजर खाने की चीज तो है नहीं, खेतों में डालने की चीज है, तो जिसके जितने रहे उसको उतने मिले। कहा ठीक है। फूड स्टफ, इसमें सब कुछ आ गया, चावल दाल सब कुछ, खाने के सारे सामान इसमें आ गए। क्या पिज्जा बर्गर भी, मैक्रोनी पास्ता भी? कहा गया नहीं, वो सारे के सारे चीज जो हमारे लिए, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब कुछ आ गए, दाल वगैरह हर चीज। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल भी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डीजल भी आते हैं, किरोसिन ऑयल भी आता है, ग्रीस भी आता है। एक ही पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, उसी को अलग अलग लेवल पे जो है रिफाइन किया जाता है, और उसी में जो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है वो आपका जो है वो पेट्रोल, फिर उससे खराब हुआ तो डीजल, उससे खराब हुआ तो किरोसिन ऑयल, उससे खराब हुआ तो ग्रीस जो हम गाड़ियों में लगाते हैं, उससे भी खराब हुआ तो अलकतरा जिसको कोलतार कहते हैं, जिससे रोड बनता है, और जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी होता है वो होता है वैसलीन जो हम लोग लगाते हैं, प्योर पेट्रोलियम जेली। देखिएगा उस पर लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली, मतलब आप पेट्रोल लगा के घूमते हैं, कहीं किसी ने माचिस लगा दिया तो जल जाएंगे, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। वो भी क्या है, पेट्रोलियम जेली है, वो भी सेम ही प्रोसेस से होता है। कह रहे हैं ये सारे किस में आ गए, एसेंशियल कमोडिटी। यार्न एंड कॉटन, यानी कि कॉटन के थ्रेड और कॉटन, इसी से तो कपड़ा बनता है। कहा गया कि भाई जिसके घर में 4 लोग तो उसे ज्यादा कपड़े चाहिए, जहां 1 तो वहां क्या होना चाहिए, 1। रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल, ये मैंने इसलिए आपको बोला कि ये एक्ट कब आया है, उस समय के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए जबरदस्त एसेंशियल कमोडिटी था।
भले आज के डेट में ये हमारे एसेंशियल नहीं, फैशन का चीज है। आज के डेट में आप जो है वो जूट का कोई भी बैग या जूट का कोई भी जो है वो टेक्सटाइल यानी कोई क्लोथ्स खरीद के देखिए। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आप तो बड़े महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं अपने जैसे गरीबों की बात कर रहा हूं। अगर आप एक जैकेट खरीदना चाहिएगा जूट का, तो तकरीबन इट विल कॉस्ट एटलीस्ट 90,000 या 1 लाख रुपीज, वो भी थोड़े इंफीरियर क्वालिटी। टेक्सटाइल का आपने नहीं देखा होगा, जूट का देखा है क्लोथ्स, वो शर्लक होम्स जैसे जो जैकेट नहीं होते हैं, शर्लक होम्स डिटेक्टिव जैसा वो लॉन्ग वाले जो होते हैं, कभी कभी देखिएगा बहुत रईस लोग को मूवी वगैरह में जो दिखलाएगा ना, वो जूट के होते हैं। दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली, क्योंकि वो हमारे देश में रहता ही नहीं है, वो हमारे देश से बाहर जाता है, और आपको भी अगर खरीदना है तो आप उल्टा वहां से खरीद के लाते हैं। यहाँ पे दिल्ली हाट एक जगह है, वहां पे जूट के बड़े चीज दिखेंगे, लेकिन गलती से भी आपको वहां टेक्सटाइल नहीं दिखेगा। कभी कभी दिख गया तो अच्छी बात है। वहां पे भी आपको जूट के सिर्फ वो चीज दिखेंगे जो इंपोर्ट नहीं हुआ, वो वहां दिखेंगे। सिंपल बैग वगैरह आप लेने के लिए जाइए लटकाने वाला, तो देखिए नॉर्मल बैग जो है आजकल 200-250 में एक से एक अच्छा वाला पर्स वगैरह जिसको आप कहते हैं, लेकिन जरा जूट का पर्स लीजिए, कोई भी जो है वो 7,000, 8,000, 10,000 से कम का नहीं। तो वो जो चीज स्कार्स हो जाता है वो महंगा हो जाता है। और ये उस समय क्या था, ये जूट खेतों में होता है, ऐसे इनके डंडे इतने मोटे जैसे डंडे होंगे, लंबाई इतनी तक हो गई, और उसे जो है जब वो तैयार हो जाता है तो उसे बांध करके पानी में गिरा दिया जाता है, और उसके बाद ऐसे करके उसके रस्से को ऐसे करके निकाला जाता है। क्या करते हैं, ऐसे करके रस्से को ऐसे करके हम निकालते हैं, और जब हम ऐसे करके निकालते हैं तो वो रस्सा जैसा हो गया। उसके बाद उसके जो है वो थ्रेड से ऐसे रस्सी जैसा बनाया जाता है, और तब उसे लपेट लपेट करके रखा जाता है। बाद में उसी को बिना जाता है, जैसे ऊन से बिन करके चीजों को नहीं बनाते हैं, वैसे उनको बिन करके बनाया जाता है। कहा गया उस समय ये इसीलिए जो है हमारे जो एसेंशियल कमोडिटी थे, क्योंकि उसी का इस्तेमाल बैलगाड़ी के रस्सी में होता था। लोग घर बनाने के लिए झोपड़ जो बनते थे उसमें बांस को उसी से बांधते थे, और अपने जो है वो खेतों में बैल को अगर ले जा रहे तो हल वगैरह के लिए उसी का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। किसान अपने पहनने के लिए उसी से क्या तैयार करता था, क्लोथ्स तैयार करता था। इसीलिए उस समय ये क्या था, एसेंशियल कमोडिटी, कि जिसके पास जितने ज्यादा बैल या ये, उसको उतना ही क्या चाहिए भाई, रस्सी वगैरह चाहिए उन्हें बांधने के लिए। हाँ जी, पहले के समय में कभी सुना है आपने मकई वगैरह का नाम, कॉर्नफ्लेक्स और ये सब जो आप लोग खाते हैं, पता है ये कौन खाते थे, गाय मवेशी खाते थे। आज के डेट में जो आप, सही बता रहा हूं, मैंने तो देखा हुआ है, मैंने बताया ना कि बाबा मुझे साइकोलॉजिस्ट बनाने में बाबा का ही मेरे कंट्रीब्यूशन था। वो हमेशा मुझे लेकर के जाते थे, और जो उनके बटेदार होते थे जो उनके खेतों को करते थे, मैंने बोला ना मेरे अलावा मेरे पूरे खानदान में सब अमीर हैं, तो बड़े सारे खेत और उनके, तो वो जो है वो अपने उन्हीं लोगों के पास ले जाते थे। जब मैं जाता था बड़ी इज्जत करते थे, छोटा सा था, छोटे मालिक आ गए, मतलब कहाँ बैठाए कहाँ ना बैठाए, उनके घर बस आ गए, यही बड़ी बात है। क्योंकि नॉर्मली उनको लोग घर भी नहीं आने देते, तो उनके लिए अलग थाली होता था, अलग कप होता था जिसमें उन्हें खाना खाने दिया जाता था, और वो उन्हीं कप का यूज करके अलग जगह पे खुद धो करके रख देते थे। उस समय की बात मैं कर रहा हूं। तो ले जाते थे और दिखलाते थे कि कैसे जो है वो लोग जो है वो रह रहे हैं। तो वहां पे जो है ये सारे के सारे चीज जो है वो उस समय एसेंशियल कमोडिटी में था। क्यों था? क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं होना है। रॉ जूट और किसके? जूट टेक्सटाइल। मकई, जो गरीब लोग होते थे ना वो मकई खाते थे। आज के डेट में आप मेट्रो में वो छोटा वाला कटोरा नहीं होता है, और उसमें जो है वो मक्का बस थोड़ा सा बॉयल कर देता है, थोड़ा सा उसमें जो है वो नमक और थोड़ा सा इमली और नींबू डाल दिया, और आप ऐसे करके बेबी कॉर्न, तो ये कॉर्न वो कॉर्न। और मैं आपको बता रहा हूं ये बेबी कॉर्न जो है सिर्फ गैया को दिया जाता था और गाय के छोटे बछड़े को, ताकि उसका दूध ज्यादा हो इसलिए देते थे। जिसको आप बेबी कॉर्न कहते हैं ना, वो बेबी कॉर्न भी कोई नहीं खाते थे। वो बेबी कॉर्न उन्हें जो छोटे बच्चे होते थे गाय के, जिन्होंने दूध अभी पीना छोड़ा ही है, उसको वो खिलाते थे, क्योंकि उसके दांत उतने मजबूत नहीं, जैसे छोटे बच्चों को नहीं सेरेलैक वगैरह देते हैं, धीरे धीरे डोज जाता है, उन्हें खिलाया जाता था। कोई नहीं ये खाता था। खेतों में ऐसे ही लगे हुए होते थे। कोई किसी के खेत से एक बाली ले लिया खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे भुट्टा जैसा पकाया और खा रहा है। तो उस समय ये अलग जमाना था। अब के समय में ये जो अनाज हम खाते हैं 5 ग्रेन्स वाला जो मल्टी आटा जो आप कहते हैं, ये हम लोग अपने हरवाहे को देते थे, यानी कि जो हमारे यहाँ काम करने आते थे। क्यों? क्योंकि जब खेतों से चीज आता था ना, तो गेहूं मक्का सब तो एक ही जगह रखा हुआ है।
अब उसी में वो आपस में मिल जाते थे। तो जो सिर्फ गेहूं वो तो हम लोग खाएंगे, मक्का वाला सिर्फ हम लोग खाएंगे, जो सब एक साथ मिल गया वो उनको जो है वो वेजेस के रूप में देते थे, लिया ऐसे ही ले जाओ, जाओ खाना। वो उसी को जा करके पिसवा लेता था और उसे ही वो खाता था। और आज के डेट में देखिए जानबूझ करके इतने गेहूं तो इतने मक्का तो इतने जौ तो इतने बाजरा तो इतने ये, वो जौ और बाजरा एक दाना अगर निकल जाता तो बाबा लोग थाली हवा में उड़ाते थे कि खाना कैसे बन रहा है, कैसे ये बन रहा है कि इसमें जो है वो ज्वार कैसे मिल गया। मजदूर हैं हम, वो तो हमारे वो खाते हैं, मजदूर खाते हैं। तो देखिए ऐसे कर करके जो है, और वही आज फैशन में आ गया है, क्योंकि पता चलने लगा कि क्यों वो मजबूत होते थे, क्यों वो उतना काम कर पाते थे। दिन दिन भर जो है वो कुदाल चला रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मल्टीग्रेन वाले जो है वो चीज खा रहे हैं और हम तो सोफिस्टिकेटेड वाले चीज में रह रहे थे। तो इसलिए तो उस समय के लिए ये क्या था, एसेंशियल कमोडिटी था। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया एक्ट कब आया है, 19। उस समय के अकॉर्डिंग जरा देखिए क्या एसेंशियल कमोडिटी। हाँ, गवर्नमेंट को पावर है, क्या कर सकते हैं, एनी अदर आर्टिकल एज नोटिफाइड बाय सीजी, चाहे तो किसी और चीज को इस लिस्ट में डाल सकते, किसी चीज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सीड्स ऑफ फूड क्रॉप, सीड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, अनाज के जब बीज मिलेंगे तभी तो खेती होगी। तो भाई जिसको जितने ज्यादा खेत है उसको धान और गेहूं के बीज उतने ही मिलने चाहिए या नहीं, जिसके पास जितना बड़ा जगह है उतना बड़ा ही क्या मिलना चाहिए उसको, फ्रूट्स और वेजिटेबल का। सबको आप बराबर बराबर बांट दीजिए तो हम और आप क्या करेंगे, बीज लेकर के, चलिए मैं तो थोड़ा सा अपने प्लॉट में लगा भी दूंगा, मान लीजिए तो इतना था लगा सकता हूं ना। लेकिन अगर 1 केजी बीज दे दिया जाए, अरे भाई वो तो एकड़ के एकड़ जगह में लगेगा। तो कहा गया कि इसलिए इसका भी क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सीड्स ऑफ कैटल फूडर, मवेशी का चारा को कहते हैं कैटल फूडर। अब आप कहेगा सर ये एसेंशियल कमोडिटी, हम इंसान है और एसेंशियल कमोडिटी में आप कह रहे हो कि जानवरों का चारा एसेंशियल कमोडिटी, इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ जी, रामदीन के पास 5 गैया है, हरिया के पास 1 गैया है, दोनों को एक ही जैसा चारा देंगे। पता चला हरिया की गैया जो है वो मस्त है और रामदीन की 5 गैया, एक मस्त और बाकी 4 जबरदस्त भूखे बां बां कर रही है। ऐड देखते हैं आपका आता रहता है कि ये लो चुन्नू तुम्हारे लिए, मुन्नू ये तुम्हारे लिए, राधा बां ये लो तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार। ऐड दिखलाता है ना कपिला पशु आहार का, जब ऐसे तो दूध बहेगा, ऐसे करके ऐड आता है। इसका मतलब उनको भी तो चारा चाहिए। तो कह रहे कि उनके भी ये जो चीज होंगे वो किस में आ गए, कैटल फूडर, एसेंशियल कमोडिटी में आ गए। तो ये सारे एसेंशियल कमोडिटी, अब गवर्नमेंट को करना क्या है, इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और किस प्राइस पे। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो भी आप देखेंगे बस इसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनके अलग अलग प्रयास। कहा गया कि चाय को क्या कहें, क्योंकि देखिए यहां फूड स्टफ लिखा हुआ है, डाल दें इसको एसेंशियल कमोडिटी में। गेहूं को क्यों डाला एसेंशियल कमोडिटी में, चावल को क्यों डाला, नीड है, सब लोग उसका यूज करते हैं। मुझे एक चीज बताएं, इंडिया में कितने ऐसे % लोग होंगे जो चाय नहीं पीते होंगे, मेरे जैसे कुछ ही % होंगे। मैं नहीं पीता, गरीब आदमी, चाय कॉफी नहीं पीता, क्लास 3 के बाद नहीं पिया, क्लास 3 तक पीता था। मैंने बोला ना मुझे कोई बात बहुत बुरी लगती है और अगर लग गया तो फिर अगर बदला लेने वाला होगा तो लेके रहूंगा, और नहीं अगर सुधार करने वाला मेरी गलती वाली चीज थी तो इमीडिएट करूंगा। तो एक बार ऐसे ही जो है वो घर में बहुत गेस्ट आए हुए थे और पहले हमारे लिए अलग से चाय नहीं बनता था, मतलब पापा ने थोड़ा सा छोड़ दिया तो भाई को मिल गया, मम्मा ने कप में थोड़ा सा छोड़ दिया तो मैंने पी लिया, मम्मा ने पूरा पी लिया क्योंकि लोग थे बात करते करते। अब मैं क्लास 3 में था तो ऑब्वियस मैं भी कभी छोटा था, एक ही बार सीधे बूढ़ा नहीं आया। तो क्लास 3 में था, मुझे गुस्सा आ गया, ऐसे सारा चाय पी गए, मुझे चाय भी नहीं दी। उस समय मिलने के लिए एक भैया आए थे, मुझे अभी भी उनका नाम है, मनीष नाम था, और वो 10th का एग्जाम देकर के उस शहर घूमने आए थे अपने रिलेटिव के पास। तो जो 10th वगैरह दिए रहते थे ना, उनसे जो है वो सबको सब मिलवाते थे। क्यों मिलवाते थे, ताकि कैसे पढ़ना है जानो, कोई भी आया तो मिल लो, बेकार का मिल लो, कोई भी आया तो पूछिए इससे, ऐसे ही पूछो, मजाक है क्या, तमाशा है, कोई है कोई ट्रांसलेशन पूछ रहा है, कोई टेबल पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, ये जमाने के लिए कि मेरा बेटा बहुत क्या करता है, पढ़ने वाला है। तो उन्होंने सुन लिया, वो कह रहे देखो मैं बोर्ड एग्जाम दे करके आऊं, मैं अभी तक चाय नहीं पीता
और शर्म नहीं लगती तुम्हें इतने छोटे होकर के चाय, और वो भी ऐसे करके, लोग आए हुए तब ऐसे बोलते हो। जो लगा दिल को, उससे बुरा आज तक मुझे कभी कुछ नहीं लगा। मतलब पूरे लाइफ में जो कहते सबसे ज्यादा कभी ऐसा पल जहां आप सबसे ज्यादा बुरा फील किए हो, मुझे तो जी चाहा कि धरती फट जाए और मैं सीता मैया की तरह इसी में जो है वो समा जाऊं। लेकिन कितना भी मैंने बोला कि हे माँ तू फट जा, धरती नहीं फटा। तो मुझे जो है वो फिर भीष्म पितामह की तरह क्या करना पड़ा, अखंड प्रतिज्ञा लेना पड़ा कि आज से मैं जीवन भर जो है वो चाय और कॉफी कभी भी किसी भी फॉर्मेट में नहीं पीऊंगा। जब मैं कसम वगैरह भी खाता था ना, तो बिल्कुल क्लियर करके भगवान के साथ, किसी भी फॉर्मेट में नहीं, ना ग्रीन टी हो ना रेड टी हो, कुछ भी। उस समय तो वैसे भी ग्रीन टी वगैरह नहीं चलता था। आज की डेट में कभी कभी जब मैं उन्हें बताता हूँ, नहीं सर मैंने कसम खाई, मैं नहीं पीता हूँ, क्योंकि सबको बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि चाय एक बार पीने में क्या। मैं बोलता हूँ नहीं, एक बार पीने की बात नहीं, मैंने कसम खाई इसलिए मैं नहीं पीऊंगा। तो कहते अच्छा तो ग्रीन टी पी लीजिए, ये तो ग्रीन वाला है, इसके लिए तो नहीं खाया होगा। मैंने बोला नहीं सर, मैंने बिल्कुल क्लियर कसम खाई थी कि किसी भी जो है वो फॉर्मेट में अगर टी जो है वो इंग्रेडिएंट है तो मैं नहीं पीऊंगा टी कॉफी। अब यही है कि सारे लोग तो चाय पीते हैं, तो क्या इसे एसेंशियल कमोडिटी में रखा जाए? तो ऐसे जरूरी में तो आप हरियाणा चले जाइए और वहां पे लोग बोलते हैं मैं रोटी खाने जा रहा हूं। और मेरे भाई के बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कहते हैं कि मैंने चावल कब लास्ट बार खाया था उन्हें याद भी नहीं है। पता नहीं, अगर कोई है हरियाणा से तो उधर ज्यादातर लोग जो है वो रोटी खाते हैं। मेरा गुजारा नहीं चल सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा एक बार रोटी खाऊंगा, एक न एक बार मुझे क्या चाहिए, चावल चाहिए। दिन में अगर पॉसिबल नहीं तो रात में। अगर लगातार 2 दिन 3 दिन हो जाए तो बुद्धि थोड़ा कम काम करने लगता है। ताकत तो आता है रोटी से, लेकिन चावल से क्या आता है, थोड़ा सा जो भी कहिए सेटिस्फेक्शन या बुद्धि जो भी कहिए। तो अब वहां पे तो लोग सिर्फ रोटी खाते, सुबह शाम हमेशा रोटी खाने जा रहा हूं, इसीलिए वो बोलते ही खाना खाने वर्ड भी नहीं बोलते हैं, रोटी खाने जा रहा हूं। तो इसका मतलब चावल को भी नहीं रखना चाहिए था एसेंशियल कमोडिटी में। अब करें क्या, जब मामला जो है वो डिस्प्यूट में चला जाए तो फैसला कौन करेंगे, कोर्ट करेंगे। और यही हुआ। कुछ कहते थे नहीं हमारे लिए तो बहुत एसेंशियल है, बिना चाय के हमारी तो नींद ही आंख ही नहीं खुलती है। कहा अरे वाह, तब तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बिना गंगाजल की आंखें नहीं खुलती है, तो उसे भी एसेंशियल कमोडिटी में डाल दें, सबको इतना चुल्लू चुल्लू भर एकदम मिलता रहे। कुछ लोग जो है वो बोलेंगे, तब तो ऐसा भी है कि कुछ लोग बोलेंगे कि जब तक मैं सुबह उठ करके एक सुट्टा नहीं मारता तब तक जो है मेरा जो है वो इंजन ही काम नहीं करता। अब जब ऐसे आर्गुमेंट आने लगे तो अब एक ही उपाय था, मामला गया कोर्ट में। कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट। अंत में मामला कहां पहुंचा, सोचिए, चाय को लेकर के मामला कहां पहुंचा, अंत में सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट सुनाना पड़ा। याद रखिए, इस बीच में जो भी केस में डिस्कस कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी केस आ सकता है। इस चैप्टर में मैं आपको 5 केस लगभग डिस्कस करूंगा, जिसमें से 3 केस बहुत ही खतरनाक है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे खतरनाक बाहुबली ये है। इसके नाम आपको क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना अगर नहीं, बाहुबली याद मत रखिएगा, लेकिन अगर इसके बिना आपने जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन किया तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। सब जगह नहीं, मैंने बोला है कि केस हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह जहां बोलूं, क्योंकि बिना इसके, और एक और चीज बताऊंगा, मेंस्ट्रुआ, इन दोनों को जब डिफाइन करने 5 मार्क्स के लिए पूछ दे तो बिना केस लॉ के जो आप उसको डिफाइन करेंगे तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। तो यहां पे केस का नाम दिया हुआ है, अब आप जानिए कैसे याद रखिएगा। एस सैमुअल हैरिसन मालवीय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजमेंट क्या दिया, टी इज, चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। कहा अच्छा क्या, हाँ भी बोलता तो भी हमें उतना ही पड़ता, ना बोलता तो भी। लेकिन क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि उनको एक्सप्लेनेशन भी देना था। उन्होंने कहा कि भैया ना ही चाय जो है वो पत्ती के रूप में और ना ही चाय पत्ते के फॉर्म में, जब वो तैयार हो जाए तो भी छोटे छोटे बन जाते हैं, और ना लीफ के फॉर्म में, किसी भी तरह से ना हमारे पेट भरने में ये काम आता है, ना ही किसी तरह से ये हमें जो है वो एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। तो इसीलिए हम इसको फूड स्टफ में नहीं लाएंगे, क्योंकि फूड स्टफ किसको कहेंगे, इसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि इसको जब हम खाएं तो या तो पेट भरे, और या फिर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे एपेटाइट को क्या करे, स्टिमुलेट करे, मतलब हमारे भूख को जगाए किसी और चीज को। कभी कभी सुनते होंगे उल्टा, चाय पीने से तो मम्मा लोग कहते थे कि भूख मर जाता है। छोटे थे चाय पीते तो बोलते तुम लोग क्या खाओगे, चाय पी लिया अब तो तुम्हारा भूख मर गया होगा। तो जो भी हो, मुझे नहीं पता, ये मैंने कभी फील नहीं किया। लोग कहते हैं कि चाय पीने से ना ताजगी आती है,
और जो है वो नींद वगैरह चला जाता है। पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसलिए मुझे ये पता नहीं, क्योंकि मेरा बस पानी से काम चलता है, ये मुझे जरूर चाहिए। एक तो गले को लेकर के थोड़ा इशू रहता है कि वो ज्यादा देर ड्राई नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर छिलने का खतरा, क्योंकि जो ज्यादा बोलते हैं उनके केस में ऐसा होता है। तो चलिए, कहा गया फाइनली ना चाय के पत्ती को खाते हैं और ना ही वो हमारे पेट को भरता है और ना ही किसी तरह से हमारे एपेटाइट को जगाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया कि टी इज नॉट फूड स्टफ। हमें मानना पड़ेगा या हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगे? जस्टिफिकेशन दे दिया, ध्यान रखिए। अब यहां पे एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आपको एज इट इज रिमेंबर करना पड़ेगा। मैं समझाने में मदद कर दूंगा, यहां पे याद करा दूंगा, इसीलिए क्योंकि आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देता है शुगर, चीनी का क्या मतलब है। का चीनी का क्या मतलब है? जिसका चाय बनाते हैं, जिससे मिठाइयां बनती है, जिससे खीर बनता है, जिससे सेवई बनता है, वो चीनी हो गया। कहा गया कि अनफॉर्चुनेटली ये डेफिनेशन कहां नहीं दिया हुआ है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में नहीं दिया हुआ है। और उन्होंने चाय के बारे में क्या कहा है? चीनी के बारे में कहा कि कोई भी शुगर का कोई भी फॉर्म जिसमें 90% से ज्यादा किस चीज की मात्रा हो? सुक्रोज की मात्रा हो, उसको कहते हैं हम शुगर कहते हैं। अब इसके लिए आपको 9th और 10th में जो पिटाई लगी थी, पहले नहीं लगी थी तब तो आपको याद ही नहीं होगा, और अगर पिटाई लगी थी तो उस पिटाई को याद कीजिए। बायोलॉजी में आपने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो 2 हिस्सों में बंटता है, सुक्रोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज इज हाईली स्वीटनिंग इन नेचर और फ्रक्टोज जो होता है वो उतना मीठा नहीं होता है। दोनों ग्लूकोज से ही निकल करके बनता है। कहा गया कि इसमें ये केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 90%। कहा गया ये जिस जिस चीज में होगा वो शुगर के लिए यूज होगा। का मतलब जैसे गन्ना, जो आप शुगर कैंडी, शुगर केन भी कहते हैं, ईख, कहा गया कि उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा होता है, तभी उससे चीनी बनता है। लेकिन आप जो है वो व्हाइट वाला स्वीट पोटैटो या जो कहते होंगे, सरस्वती पूजा में उसका बहुत यूज होता है, शकरकंद कहते हैं, व्हाइट कलर का जो होता है। जो ब्राउन वाला होता है वो तो नहीं, क्योंकि ब्राउन वाले में 90% नहीं होता है ये आपका सुक्रोज। लेकिन आप देखिएगा शकरकंद व्हाइट वाला जो होता है, मुझे नहीं पता उसका रियल नेम, वैसे उसको स्वीट पोटैटो कह देते हैं और ऐसे शकरकंद कहते हैं, लेकिन व्हाइट वाला उसको छील करके लोग बस ऐसे कच्चा ही खाते हैं, ऐसे करके हल्का ऊपर का रेशा हटा दिया और उसे खाते हैं। और आप जब खाएंगे तो देखिएगा बहुत मीठा होता है वो। उसमें भी जो है वो 90% से ज्यादा क्या है? सुक्रोज। इसीलिए उसका भी इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए? चीनी बनाने के लिए। और उससे जो चीनी बनता है वो बहुत महंगा बनता है। आप कभी देखिएगा कि बड़े अमीर लोगों के घर में आपको जो छोटे 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 टुकड़े दिखेंगे, क्यूब्स दिखेंगे। कहा गया ये क्यूब्स इससे भी बनते हैं, शुगर केन से भी, और ये जो शकरकंदी स्वीट पोटैटो मैंने बोला उससे भी। लेकिन जो स्वीट पोटैटो वाले से बनता है वो डायबिटिक लोगों को ज्यादा दिया जाता है। उससे मिठाइयां भी बनती है, बहुत महंगा बनता है, हल्दीराम वगैरह का आता है मतलब पोटैटो से जो है के चीनी से बना हुआ, क्योंकि उसमें जो है वो डायबिटीज जैसे लोगों को जो ज्यादा नुकसान नहीं होता है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसमें फ्रक्टोज की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा कितनी होगी, वो शुगर कहलाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट शुगर को ऐसे डिफाइन कर रहा है। खांडसारी शुगर और बुरा शुगर और क्रश शुगर और शुगर इन क्रिस्टलाइन और पाउडर्ड फॉर्म। कह रहे हैं कि शुगर जिस भी फॉर्म में होगा, हर उस फॉर्म में, चाहे वो जो है वो ब्राउन कलर वाला हो, चाहे वो आपका क्रस्ट फॉर्म में हो। कभी कभी देखते इतने बड़े बड़े दाने होंगे चीनी के, कभी आप देखिएगा ब्राउन कलर का दिखेगा, एक तो व्हाइट कलर का दिखेगा, एक थोड़ा सा ब्राउन इन नेचर दिखेगा, थोड़ा पीला पीला जैसा दिखेगा, थोड़ा सस्ता वो रहेगा। व्हाइट वाला जितने बड़े दाने रहेंगे उतना महंगा रहेगा। फिर देखिएगा कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया। आपका पाउडर्ड फॉर्म में भी आता है, एकदम ये वो जो केक वगैरह में डाला जाता है। कह रहे किसी भी फॉर्म में है। यहां पे इंक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है? शुगर कैंडी। शुगर कैंडी का मतलब वो बड़ा वाला तो शुगर कैन हुआ ही। शुगर कैंडी क्या हुआ? आप देखते होंगे कभी कभी ठेले पे बिकता रहता है। शुगर गन्ने को जो है वो पहले छीला जाता है, उसके इतने छोटे छोटे जो है वो टुकड़े करके रख करके ठेले पे ऐसे नेट जैसा लगा देगा और बेच रहा होता है केजी के हिसाब से। वो उनके लिए रहता है कि
हम और आप, मान लीजिए आप तो सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए, मुझे अगर खाना रहा तो आराम से जो पूरा का पूरा गन्ना लिया, आधा तोड़ा, और उसके बाद जो रहा उसको फेंकते गए। लेकिन वो सोचिए जो है वो फैशन करके निकले हैं, उनको भी खाना है, खाने की इच्छा। हमारा तो चू वगैरह है तो क्या दिक्कत है, इधर से चुआ तो इधर, इधर से चुआ तो इधर, पोछ दिया, घर में बैठ के खा रहे हैं जैसे। अब अगर मान लीजिए कि जो बाहर है उनको भी खाने की इच्छा, लेकिन फैशन भी मेंटेन करना है और खाना भी है, तो उनके लिए छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसे ऐसे करके करेंगे तो पूरा पेंटिंग डेंटिंग हो जाएगा। तो वैसे केस में वो एक छोटा वाला लेते हैं, ऐसे करके खाएंगे और उसको जो है वो फिर फेंकेंगे। इनके लिए ये शुगर कैंडी है। कहा ये भी किसमें कैटेगरी में आएगा, शुगर के कैटेगरी में। शुगर इन प्रोसेस इन वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री, ये जिस फैक्ट्री में तैयार होता है उसका नाम है वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री। इसका मतलब क्या, वो देखिए, रॉ शुगर तो हो गया खेतों में जो गन्ना है, लेकिन एक तो खेतों वाला गन्ना हो गया शुगर, एक जो कैंडी हो गया वो भी हो गया शुगर, तीसरा आपने उसको ला करके अभी चीनी नहीं तैयार किया, किसमें डाल दिया है, मिल में डाल दिया है। अभी वो आधा ही तैयार हुआ है, अभी सिर्फ घोल बना है, लिक्विड में हुआ है। अब इसको क्या बोलेंगे, यानी वर्क इन प्रोग्रेस को क्या बोलेंगे, वो भी शुगर। तो देखिए खेतों में जो है वो छील करके छोटा छोटा कर लिया तो भी शुगर कैंडी, अब उसको मशीन में डाल दिया है लेकिन अभी बन के तैयार नहीं हुआ तो क्या है, और अगर बन के तैयार हो गया तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो भी शुगर, पाउडर फॉर्म में है तो भी शुगर, क्रस्ट फॉर्म में है तो भी शुगर, ब्राउन कलर का तैयार हुआ है तो भी। इसका मतलब है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे प्रोसेस के दौरान वो क्या कहलाया, शुगर। बस वो जो चीज है उसमें सुक्रोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मोर देन 90%। अब इससे ज्यादा मैं इतने ज्यादा थ्योरेटिकल चीज को और कंप्लीट बकवास चीज को आपको और नहीं समझा सकता, क्योंकि ये सीधा सीधा बोला जाता है याद कर लो, और कोई तरीका नहीं। मैंने इतने जो डिस्कशन किया उसका एक ही चीज किया कि इससे आपको बहुत कुछ खुद याद रह जाएगा। जैसे जिस भी चीज में सुक्रोज की मात्रा 90% से क्या हो, वो क्या हो गया, कैंडी शुगर भी, शुगर कैंडी भी, और रॉ शुगर जो है वो भी। कोई बात नहीं है आगे पीछे कौन सा हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीज आ जाना चाहिए। तो रॉ शुगर भी और कैंडी, पॉइंट आपके 3 की जगह 4 भी हो जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, 5 हो जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। उनको जितने ज्यादा इन सारे टाइप मिल जाएंगे उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। इसके बाद क्रश शुगर भी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो भी, पाउडर फॉर्म में है तो भी, बूढ़ा शुगर है तो भी, खांड सारी शुगर है तो भी। बस ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये नाम लोग थोड़ा भूलते हैं। बूढ़ा तो फिर भी लोगों को याद रह जाता है, बूढ़ा शुगर ब्राउन कलर का मैंने बोला, चलिए ये भी याद नहीं रहेगा। क्रश शुगर तो ध्यान रहेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म तो याद रहेगा, पाउडर फॉर्म तो रहेगा, और शुगर इन प्रोसेस। प्रोसेस अब यहां इन वैक्यूम पैन शुगर ये नहीं याद रहेगा, तो शुगर इन प्रोसेस ऑफ शुगर फैक्ट्री ये तो ध्यान रहेगा। ये तो उसका नाम है, वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री कहलाता है, जहां पे वो तैयार होता है। क्लियर है, ये हुआ शुगर का डेफिनेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है क्या करने का, इन सिचुएशन में ये ऑर्डर जारी कर सकते हैं। दो बात यहां आपको समझनी है, किन किन सिचुएशन में ऑर्डर जारी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी बात किस बात के लिए ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। किन किन सिचुएशन में ऑर्डर जारी कर सकते हैं और ऑर्डर में क्या लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि टीचर जब शोर हो रहा है तो बोलेंगे, जब जो है बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो बोलेंगे, तो किन किन सिचुएशन में बोलेंगे टीचर। और अगला बात हुआ कि क्या बोलेंगे, चुप रहो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, ये हुआ बोलना। लेकिन किस किस सिचुएशन में बोलेंगे, जब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जब आप आपस में बातें कर रहे हैं, जब आपका ध्यान क्लास में नहीं, ये हुआ सिचुएशन। और इन सिचुएशन में वो क्या बोलेंगे, ठीक से रिवीजन करो, बातें मत करो। कह रहे वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दो एस्पेक्ट में जारी करती है ऑर्डर, एक हालात क्या है और दूसरा इसके लिए किया क्या जाए, तो ऑर्डर का कंटेंट क्या रहेगा। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि किस किस केस में टीचर जो है वो आपको कुछ बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप जब आपस में बातें कर रहे हैं, आप जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप जब रिवीजन नहीं किए हैं,
क्या बोलेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्यों पढ़ के नहीं आए, क्यों रिवीजन नहीं किया, क्यों आपस में बातें कर रहे हो, ये चीज। तो हम पहले क्या देख रहे हैं कि किस किस केस में टीचर बच्चों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो नहीं, यानी किस किस केस में जो है वो सीजी ऑर्डर जारी करेंगे, उस ऑर्डर में क्या बोलेंगे वो तो इसके बाद देखेंगे। टू मेंटेन इंक्रीज सप्लाई ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी, यही जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी के लिए। टू सिक्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी को क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इन सिचुएशन में ऑर्डर जारी करेंगे इन के लिए। टू सिक्योर द एबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, किस प्राइस पे, फेयर प्राइस पे। और अगर कहीं भी हमारे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए एसेंशियल कमोडिटी की जरूरत है तो उस समय ऑर्डर जारी करेंगे। लेकिन ये जो ऑर्डर जारी करेंगे इसमें क्या क्या बोलेंगे, कहा भाई इसमें वो करेंगे क्या वो देखिए। आप चाहते हैं एसेंशियल कमोडिटी लोगों तक सही में तरीके से पहुंचे, तो सबसे पहला काम आप कीजिए, आप लाइसेंस के जरिए लोगों को, किस किस लोगों को, जो चीजों को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर। आप कहेंगे सर दोनों अलग अलग चीज है। हाँ जी, मैन्युफैक्चर्ड में हो गया आपका जो फैक्ट्री में होता है, और प्रोड्यूस वर्ड बोलते हैं प्रोडक्शन, जो खेतों में होता है, जैसे चावल दाल, इसके लिए प्रोडक्शन वर्ड। कह रहे हैं कि हम लाइसेंस के जरिए लोगों को बोलेंगे कि आप इतना प्रोड्यूस कीजिएगा, आप इतना अपने पास क्या कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन सिर्फ प्रोड्यूसर से नहीं होगा, जो उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्पोज करते हैं, उनको भी लाइसेंस देंगे कि देखिए आप इतने से ज्यादा का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, इतने से ज्यादा अपने पास रख नहीं सकते हैं। तो ऊपर वाले में क्या बोला, इतने से ज्यादा बना नहीं सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरे में बोला कि लाइसेंस देंगे कि कितना आप क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और कितना क्या कर सकते हैं, आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कोई जमीन खाली पड़ा हुआ है, वेस्ट लैंड है, तो ये ऑर्डर दे सकते हैं कि उस पर खेती किया जाए। मुझे की बताइए, चावल दाल गेहूं क्या फैक्ट्री में उगाइएगा, ये तो खेतों में ही होगा ना, और खेत का मतलब जमीन चाहिए। तो अगर किसी का जमीन वेस्ट पड़ा हुआ है, तो अभी देखा था आपने, लगभग आज से 11-12 साल पहले ये नोटिफिकेशन आया था कि जिनके भी खेत खाली पड़े हुए हैं, उन खेतों में उनके जो काम करते थे उनको दे दिया गया कि आप इसमें खेती कीजिए। अगर मालिक नहीं दे रहा है तो भी जबरदस्ती गवर्नमेंट ने कब्जे में ले लिया। गवर्नमेंट कहती खेत खाली पड़ा हुआ है, और अक्सर होता था, मैंने अपना भी बताया था कि बहुत सारी जमीन कौन देखने वाला, पापा खुद जो है गजेटेड ऑफिसर, वो यहाँ पे, हम तो छोटे छोटे ही थे, बाबा जो है वो खुद जो है वो मैनेजर थे, बाद में जो है वो गांव पहुंचे तो उन्होंने खेती देखना शुरू किया। लेकिन फिर भी कितना देख पाएंगे, तो खाली भी रह जाता था। जब गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन आया, तब जो है जल्दी जल्दी सारे जगह खेती क्या करना गया शुरू, क्योंकि जो वो आते थे और विजिट करते थे, जो खाली लैंड पड़ा उसको मार्क करके चले जाते थे। आपके सर मार्क दिखेगा कैसे, नक्शा होता है गांव का कि इस खेत का क्या नंबर है, वो सब उनके पास रहता है, बड़ा सा नक्शा जैसा रहेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मैंने देखा था गेहूं के सीजन में भी खाली, धान के सीजन में भी खाली। अब गवर्नमेंट वहां पे क्या करेगी, मतलब मोदी जी आएंगे, अमित शाह जो है वो हल चलाएंगे, मोदी जी ऐसे बीज फेंकेंगे, कहा नहीं। गवर्नमेंट का मतलब है कि जो उनके जो है वो मैकेनिज्म है, उनके जरिए किसी को दे दिया जाएगा, और उसी जगह के किसान को दिया जाएगा। मेरा खेत, लेकिन वो मेरी नहीं सुनेगा, वो उनकी सुनेगा, और वहां उपज करेगा। ये क्यों, क्योंकि बिना इसके इटेबल चीज जो है वो कहां से आएगा। तो ये इनके पास ऑर्डर जारी करने का राइट है या नहीं। कंट्रोलिंग द प्राइस एट विच द एसेंशियल कमोडिटी में बी बॉट, और अगर लगता है प्राइस ज्यादा कम है तो ऑर्डर दे देंगे, नहीं इससे ज्यादा महंगा ये नहीं बिकेगा। रेगुलेटिंग प्रोहिबिटिंग एनी क्लास ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू फूड स्टफ। इसका मतलब क्या है वो देखिए, अगर मुझे पता चल गया कि आप जो है अभी जो है वो लोगों से पैसे ले रहे हैं ताकि आप इतना सामान जमा करके रख सकें, 500 केजी या 1000 केजी जो है वो चावल, अगर गवर्नमेंट को पहले पता चल जाए तो कहा गया इंतजार मत करो कि वो 1000 केजी चावल पहले लेकर के आएगा और आप उसके बाद वहां रेट डालोगे, फिर उसको लोगे अपने कब्जे में, फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर आपको पहले ही पता चल रहा है कि यहां पैसे का लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसीलिए हो रहा है ताकि वो उनके पास जो है वो 1000 केजी चावल क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, जबकि उनके पास 1000 केजी ना सप्लाई करने का राइट है और जिसको दे रहे ना उसके पास 1000 केजी जो है क्या करने का राइट है, स्टोर करने का राइट है। तो इंतजार मत कीजिए, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले ही रोक दीजिए। कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन, डेटा फ्रॉम किससे, पर्सन इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ
ट्रेड ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, ताकि पता तो चले कि किस एरिया में कितने की रिक्वायरमेंट है। लाइसेंस देंगे, अगला बंदा आ रहा है, बोला मुझे भी लाइसेंस दो, स्टोर करूंगा चावल। अरे भाई हम पहले ये तो देख ले कि जितना आपको दिया उतने में काम हो जा रहा है। तो हमने देखा कि नहीं, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमने जो लाइसेंस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग 200 केजी ही एरिया में चावल पहुंच रहा है। हमने 3 लोगों को या 4 लोगों को जो है 50-50 केजी का क्या दिया है, लाइसेंस। अगर हमें लगता है कि नहीं यहां तो 300 केजी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये डेटा हमारे पास है तो कल को कोई आते हैं कि मुझे भी इस एरिया में जो है चावल का क्या बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेटाबेस ही नहीं रहा तो किसको हम किस तरीके से क्या करेंगे, लाइसेंस देंगे। फॉर एंट्री सर्च एंड प्रीमाइसेस, देखिए एयरक्राफ्ट, वेसल कहते हैं पानी के जहाज को, व्हीकल और एनी कन्वेंस एंड एनिमल भी एंट्री एंड सर्च ये ऑर्डर दे सकते हैं कि जाओ वहां पे सर्च करो, छापा मारो। किस चीज के लिए, कि वहां एसेंशियल कमोडिटी जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। कह रहे किस किस जगह पे, प्रीमाइसेस, गोडाउन वगैरह, एयरक्राफ्ट जिसके जरिए लेकर के निकलना चाह रहे थे, वेसल पानी का जहाज जिसके जरिए इन चीजों को भेजना चाह रहे थे, व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रक जीप जो भी हो, और अदर कन्वेंस एंड एनिमल, बैलगाड़ी है तो भी इसीलिए अदर एनिमल्स, अदर कन्वेंस लिख दिया, इंक्लूडिंग एनिमल्स, एनिमल्स पे भी रख करके लोग लेकर के चले जाते हैं, इसीलिए लिखना पड़ा ये चीज। कल मैं वो भला हो RWA का, मैंने बोला ना जितने भी मेरे पास इस तरह के बकवास व्हाट्सएप आते हैं वो RWA का रहता है, मेरे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का, मोहल्ले का। लेकिन उसके कारण जो है वो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। कभी अगर मन दुखी रहा या कुछ ये रहा, देख लीजिए एक से एक फालतू चीज। उसी में जो है दिखला रहा है कि एक बंदा जो है वो घोड़े पे है और घोड़े पे जो है वो सवार होकर के आया है और तब उसके बाद जो है वो लिकर ले रहा है और तब उस पे पी रहा है घोड़े पे बैठ करके। जबकि आप जो है वो किसी भी अपने व्हीकल्स में जो है वो गाड़ी शराब नहीं पी सकते, अल्कोहल, बिल्कुल फाइन पेनल्टी और अच्छा खासा फाइन, 10-10 हजार रुपए का फाइन है। तो देखिए उन्होंने क्या किया लॉ के पर्पस को डिफीट करने के लिए, घोड़े पे आए, क्योंकि घोड़े पे आने पे कोई चालान भी नहीं कटेगा। अब जो है वो हेलमेट है नहीं है ये सब, और प्लस अगर आप गाड़ी पे पी रहे हैं तो भी चालान कटता है और पी करके गाड़ी चला रहे तो भी। वो तो आए हैं पिएंगे और पी करके जाएंगे, तो पी करके घोड़े पे जाएंगे तो उसका चालान ना कटे, इसीलिए घोड़े से आए हैं और घोड़े से ही जाएंगे। कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर आपने जो पर्पस को डिफीट करने के लिए सोचा कि एनिमल पे रख रख करके चीजों को भेजेंगे, तो कहा तो उसको भी क्या किया जा सकता है, एंट्री एंड सर्च। और अगर हमें लगता है कि वो उस स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है जो हमने आपको दिया था, कहां दिया था, ये देखिए, रेगुलेटिंग द स्टोरेज ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लाइसेंस और परमिट दे करके, अगर उससे ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, जिस जगह है कोई सामान है, प्रीमाइसेस को सीज कर सकते हैं, सामान सीज कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट के जरिए ले जाना चाह रहे थे इसको सीज कर सकते हैं, वेसल्स को, पानी के जहाज को, गाड़ी को, साथ ही साथ किसको, एनिमल्स को भी कर सकते हैं। अब कह रहे कि इसमें और भी बहुत एस्पेक्ट है। एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको खरीदे, तो इमरजेंसी में इसका प्राइस क्या रखा जा सकता है। एसेंशियल कमोडिटी किसी ने जरूरत से ज्यादा रख रखा है तो कैसे सीज करेंगे और कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उसका प्राइस क्या हो जाए, सही हो जाए। इसमें हमें यह भी देखना रहेगा कि अगर किसी का गलत तरीके से चीजों को क्या कर लिया, हमने जो है वो रख लिया, तो ऐसे केस में हम उसे कैसे जो है वो कंपनसेट करेंगे। किस किस केस में, अगर एसेंशियल कमोडिटी को आप किसी गाड़ी पे ले जा रहे हैं और उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और भी गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो क्या उसे भी सीज और कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेंगे और जो जितने भी चीज को आपने अभी तक किया हुआ है सबको क्या करते जाइएगा, लिखने की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। केस लॉ वगैरह जो भी पहले का किया हुआ है सबको धीरे धीरे पढ़ते चले जाइएगा। तो चलिए फिलहाल आपके लिए मेरी आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।